सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट एपिसोड्स पे बात कर रहे थे। हमने कहा आपसे कि ये जो पूरी स्टोरी है ना, एटम द बिहाइंड सीन्स वाला जो स्टोरी चल रहा था, ये टोटल 9 पार्ट्स में था। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे क्योंकि क्लास बीच में रुक गया तो थोड़ा सा साइंटिस्ट का नंबर बढ़ जाएगा ना। ये इसकी सजा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक से। लास्ट टॉपिक में हम लोगों को लास्ट टॉपिक में हम लोग को स्टडी करना था कि किस तरीके से लास्ट टॉपिक 7 था ना। 7 पढ़ा रहे थे ना। हाँ, थोड़ी सी स्टोरी उठा लेते हैं लास्ट से। सबसे पहले स्टोरी में हमने आपको बताया था एंशियंट ग्रीक्स के बारे में। एंशियंट ग्रीक्स के बारे में और ये टाइम पीरियड था 400 बीसी का। और एंशियंट ग्रीक्स ने बताया था कि एम्बर के रॉड को, अगर किसी एम्बर को फर से फ्रिक्शन करें, रब करें, तो वो दूसरे पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही अगर सिल्क को ग्लास रॉड से रब करें तो वो दूसरे पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसी चीज को सेकेंड नंबर पे 1753 में 1753 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अलग अलग चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनका नाम पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस रख दिया। और इन्होंने बताया कि जहां पर ज्यादा चार्ज होते हैं उनको पॉजिटिव चार्ज और जहां पे कम चार्ज होते हैं उनको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। फिर इससे जब आगे बढ़ा तो 1820 में एक साइंटिस्ट आए, विलियम प्राउट, और उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स के अंदर हाइड्रोजन होता है, और उसका नाम उन्होंने प्रोटाइल्स रखा था। फिर समय थोड़ा सा आगे बढ़ा और ये टाइम पीरियड था 1878 का। और 1878 में विलियम क्रुक्स आए, उन्होंने अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, और कैथोड रे ट्यूब आप उसको बोल सकते हैं, कैथोड रे ट्यूब बनाया। और कैथोड रे ट्यूब के अंदर उन्होंने कैथोड रेज का डिस्कवरी किया जब उन्होंने 10,000 वोल्ट का करंट दिया एट दी प्रेशर 0.01 mm ऑफ Hg। और फिर इसी के बाद में 5 नंबर में आता है जब 1886 में यूगेन गोल्डस्टीन ने एनोड रेज का डिस्कवरी किया। उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक लेयर डाल दिया जो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये बात प्रूफ हुआ कि जब कैथोड से एनोड की तरफ रेज जा रहे हैं तो एनोड से कैथोड की तरफ भी रेज आ रहे हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब उन्होंने पोरस किया, परफोरेटेड प्लेट लगाया, होल किया हुआ प्लेट लगाया, तो उस होल से लाइट आगे की तरफ निकल के और जिंक सल्फाइड पे जाके गिर गया। और फिर इसी चीज को स्टोरी नंबर 6 में हमने जाना जब जे जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रेज को कहा कि कैथोड रे कोई लाइट नहीं है बल्कि एक पार्टिकल है, और इसका नाम कॉर्पस्क्यूल्स रखा। बाद में उसी का नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया था। क्लियर। और 7th नंबर स्टोरी हम लोग की चल रही थी। 7th नंबर स्टोरी में हम बताए आपको, ये बात है 1911 की, और जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एटम पर स्टडी कर रहे थे, और इनका एक बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। उसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आज सारी चर्चाएं होंगी, डोंट वरी। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने गोल्ड मतलब सोना, गोल्ड का एकदम पतला, बहुत पतला एक लेयर लिया, बहुत पतला एक फॉयल लिया, और उस फॉयल पर, उस लेयर पर उन्होंने अल्फा रेज का बम्बार्डिंग कराया। उस पर उन्होंने अल्फा रेज का बम्बार्डिंग कराया और उन्होंने कुछ डिस्कस किया। इस डिस्कशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, एक उनको हेवी न्यूक्लियस मिला था। हेवी न्यूक्लियस एट दी
सेंटर ऑफ एटम। किसी एटम के सेंटर पर इनको एक बहुत ही हेवी न्यूक्लियस मिला था। क्या है हेवी न्यूक्लियस, कैसे है, सब मिलेगा आप लोगों को आज के क्लास में। बड़ी बड़ी स्टोरीज होंगी आज। बाद में उन्होंने पता लगाया कि ये जो हेवी न्यूक्लियस था ना, इसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, पॉजिटिव पार्टिकल्स थे। और इन्हीं पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन रखा गया था। प्रोटॉन एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट। इनका मानना है कि इलेक्ट्रॉन से पहले एनोड रेज का डिस्कवरी किया गया था और एनोड रे ही प्रोटॉन है। तो इसीलिए इनका मानना है कि इलेक्ट्रॉन से पहले प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था। इन्होंने एक दूसरा चीज डिस्कस क्या किया, इसके मास के बारे में। जब पता लगाया गया तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन, खूब ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसे ग्राम में लिख सकते हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप चाहो तो इसको केजी में भी लिख सकते हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रोटॉन का जो मास होता है ना, उसे 1 डाल्टन माना गया है। 1 डाल्टन माना गया है। डाल्टन वन डाल्टन माना गया है। डाल्टन मास निकालने का एक नया यूनिट है, सबसे लेटेस्ट यूनिट है डाल्टन। आप लोग जब नेक्स्ट क्लासेज में जाएंगे, फर्दर क्लासेज में जाएंगे, तो वहां पर आपको मिल सकता है, कहेगा किसी एटम का मास 5 डाल्टन है, कहेगा किसी एटम का मास 5 डाल्टन है। तो जैसे ही 5 डाल्टन बोले, आप समझ जाना कि 5 प्रोटॉन्स के बराबर है। और आपको याद होगा 9th क्लास में गुरुजी ने एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट माना था। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मास 0 यूनिट कल माने थे, यूनिट में 0 यूनिट माने थे, वैसे ही एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट होता है। तो जैसे अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहें इस पर, आप लोग को याद होगा छोटे क्लासेज में गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट, हीलियम का मास होता है 4 यूनिट, लिथियम का मास होता है 7 यूनिट ना, पढ़े होगे। ये जो 7 यूनिट, 1 यूनिट, 4 यूनिट, 7 यूनिट है ना, ये यूनिट बोलते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। मतलब ये 1 यूनिट है ना, तो इसका मास 1 प्रोटॉन के बराबर है। यूनिट जहां लिखेगा ना, वहां प्रोटॉन होता है। अगर यहां 4 यूनिट है ना, इसका मतलब हो गया कि इसका मास 4 प्रोटॉन्स के मास के बराबर है। अगर यहां 7 यूनिट है ना, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मास 7 प्रोटॉन्स के मास के बराबर है। और नया में अब आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 डाल्टन, 4 डाल्टन, 7 डाल्टन। बायोलॉजी में ग्राम यूनिट यूज नहीं होता है, बायोलॉजी में डाल्टन यूनिट यूज होता है। तो बायोलॉजी में किसी चीज का अगर मास निकालना होगा, किसी सेल का मास निकालना होगा, किसी ऑर्गेनेल का मास निकालना होगा, डीएनए का मास निकालना होगा, क्रोमोसोम्स का मास निकालना होगा, तो बायोलॉजी में हम लोग डाल्टन का यूज करते हैं। तो ये डाल्टन बायोलॉजी में यूज होगा, ये यूनिट केमिस्ट्री में यूज होगा, और ग्राम और केजी फिजिक्स में यूज होगा। सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है साइंस, कुछ भी कहो, मजा आता है पढ़ने में। तो वही बात है कि मास ऑफ प्रोटॉन इतना हो गया। हालांकि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एक बराबर होता है, ऑलमोस्ट एक बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं। तो ये था कहानी नंबर जो हम लोग का 7, और ये कल हो चुका था कहानी, ये स्टोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी कल। अब हम पहुंचते हैं कहानी नंबर 8 पे, स्टोरी नंबर 8। सब लोग एटम के पीछे पड़े हुए थे कि भाई एटम कौन है, एटम
के अंदर क्या है, एटम कैसे अरेंज्ड है, इस बारे में सब लोग लगे हुए थे। और तभी बात पहुंचा 1913 में, और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर। आज इनके बारे में भी हम लोग खूब पढ़ने वाले हैं। नील्स बोर नामक एक साइंटिस्ट थे। अभी दुनिया का सबसे लास्ट और सबसे फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो सबसे फाइनल स्ट्रक्चर है वो नील्स बोर के द्वारा दिया हुआ है। अभी तक इनके बाद में कोई दुनिया में ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया जो सबसे नया स्ट्रक्चर दिया हो, एटम के बारे में जानता हो सकता है आप लोगों में से कोई आगे जाए, एटम का एक नया स्ट्रक्चर दे, एटम के बारे में कुछ नया बताए और नील्स बोर की थ्योरी को गलत साबित करे ना जी। और उसी समय ना हमारा नाम आपके नाम के साथ जुड़ेगा, आलू मनमीत प्याज ना जी। ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे, मान चले कोनो कांड कर दो तो पेपर में छपे आलू मनमीत प्याज ने किया ये कांड ना जी, तो हो जाएगा। कांड अच्छा वर्ड है, सुंदर कांड जैसे कांड अच्छा वर्ड होता है, लोग गलत चीज में यूज करते करते। तो फाइनल स्ट्रक्चर किसने दिया था? नील्स बोर ने। नील्स बोर ने एक बात कही थी, सबकी बातों को याद रखना, समय मिलने पर जवाब दिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबकी बातों को याद रखना। नील्स बोर ने कौन सी बात कही थी? इन्होंने कहा था कि प्रोटॉन्स आर इन न्यूक्लियस ऑफ एन atom where electrons are moving around the nucleus। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं ना वह सब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और सारे प्रोटॉन्स इसी के अंदर रहेंगे, सारे प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। ये बात नील्स बोर ने कहा था। क्यों कहा था थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। हर एक बात पे चर्चा होगी, याद रखना। इतना पढ़ाएंगे ना हम आपको, इतना पढ़ाएंगे ना कि यार कहीं बैठो ना, या कहीं पे किसी स्टूडेंट सबके अपने दोस्तों के साथ बैठो ना तो लगे कि हाँ दम है। इतना टॉपिक के बारे में जानकारी दे देंगे। बस हम जितना पढ़ाएं उसको घर पे जाके एक बार रिवीजन कर लिया करो, और याद रहे हम जो यहाँ पे पढ़ा देंगे वही सही है। चाहे बुक में भी कुछ लिखा होगा उसे गलत माना जा सकता है, लेकिन हम जो पढ़ा देंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखना। बुक में गलत हो सकता है, हम जो पढ़ा देंगे उसमें कहीं एरर नहीं होगा, इसीलिए खूब बढ़िया तरह से समझना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा जाए। कहानी है स्टोरी नंबर 9 एपिसोड का था, अब थोड़ा बढ़ जाएगा। ये बात है 1920 की। 1920 एक हॉरर मूवी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1920 की बात है। ये जो अभी अभी 1911 में एक साइंटिस्ट मिले थे जिनका नाम है रदरफोर्ड, याद होगा।
रदरफोर्ड के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा था। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो कि आप एग्जाम देने गए और 50 क्वेश्चन है, आपने सही सही 25 क्वेश्चन बना दिया, और 25 क्वेश्चन बनाने के बाद आपने 15 क्वेश्चन और बनाया, दांत से उंगली काट काट के ABCD ना मार दिया। आपने 15 क्वेश्चन और बना दिया, 40 क्वेश्चन बना दिया। आपको पता है कि 25-26 नंबर से ज्यादा आने वाला नहीं है। अगले दिन मार्क्स अनाउंस होता है और पता चलता है कि आपका नाम टॉप पे है और आपका टोटल मार्क्स है 38। अब देखिए, सर ने कहा ओके यू कम हियर। आप अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि टॉप आए हैं तो हंसे, अगर कहीं कॉपिया के बारे में इनको मालूम चल जाएगा तो रोए। बड़ा टेंशन वाला बात हो गया भाई। हा? मतलब आप जो मिस्टेक किए हो ये बात आपको सिर्फ पता है, बाकी किसी को पता नहीं है। ये बात सिर्फ आपको पता है। वही बात चल रहा था 1920 के आसपास में रदरफोर्ड के दिमाग में। रदरफोर्ड डाउट, रदरफोर्ड्स डाउट। रदरफोर्ड के दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट चल रहा था, और ये डाउट क्या था? तो रदरफोर्ड ने कहा कि भाई दुनिया में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स का मास प्रोटॉन्स के मास के बराबर माना गया है। जैसे अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में एक एटम है, एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और हाइड्रोजन का मास माना गया है 1 यूनिट। लेकिन इनके दिमाग में चल रहा था कि जैसे हीलियम है, हीलियम, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है। इनके दिमाग में चल रहा था, तो अगर हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही प्रोटॉन है, अब मास में तो इलेक्ट्रॉन का मास तो 0 माना गया है, अब प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट माना गया है। तो बताओ हीलियम का मास कितना होना चाहिए? 2 यूनिट। तो जब तराजू लिया गया, बैलेंस शीट लिया गया, और इस पर जब इधर हीलियम को रखा गया, तो हीलियम को इधर रखा गया, इधर तो 2 यूनिट है। साइंटिस्ट लोगों के अनुसार इधर कितना यूनिट है? सॉरी, इधर 2 यूनिट है साइंटिस्ट लोगों के अनुसार। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इधर 2 हाइड्रोजन रख दिया। बोला कि भाई तुम्हारा मास 2 यूनिट है तो तुम 2 हाइड्रोजन के बराबर हो गए। साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, लेकिन ये क्या देखते हैं कि जैसे ही ऐसा करते हैं, सॉरी उल्टा, हीलियम भारी पड़ता है 2 हाइड्रोजन पे। मान लो थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा समझो कि कोई स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का जो मास है वो 50 केजी है, मान के चलते हैं। कोई स्टूडेंट है उसका मास है 50 केजी। खूब बढ़िया से समझना, हर एक चीज को समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। कोई एक स्टूडेंट है उसका मास है 50 केजी। क्लियर? और ऐसे ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स यहां पे खड़े हैं। हम जो है क्या किए,
एक बड़ा सा बोरा लिए, बोरे में हमने चावल भरा, बड़े से बोरे में चावल भरा और अपने गाड़ी पे रखे और लेके पहुंच गए हम उसको कहीं किसी दुकान पे, और बोले कि भैया थोड़ा सा इस चावल का वजन कर लो। उससे पूछा कितना है, हम बोले 100 केजी होगा, 100 केजी होगा। अब उस आदमी के पास 100 केजी को मापने का कोई बाट नहीं है, वजन करने वाला कोई बाट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक तराजू लेगा, उस पर हमारा जो राइस का बोरी है 100 केजी जिसको हम मान रहे हैं उसको एक तरफ रखेगा, और तराजू के दूसरे तरफ दो स्टूडेंट सबको उठा के रख देगा। खड़ा रहो यहां पे, दो स्टूडेंट सबको उठा के रख दिया। अब वो क्या देखता है कि 100 केजी हम जिसको माने हैं ये दो स्टूडेंट से भी ज्यादा भारी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 100 केजी नहीं है, 100 केजी से ज्यादा है। वही हुआ यहां पर। पूरी दुनिया मान रही थी कि भाई हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो अगर हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो हीलियम 2 हाइड्रोजन के बराबर होगा। लेकिन जब तराजू पर रख के वजन किया गया तो हीलियम 2 हाइड्रोजन से ज्यादा भारी था। फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इस तराजू पर जैसे ही उन्होंने 4 हाइड्रोजन रखा, ये हीलियम 1 बराबर चला गया। मतलब 1 हीलियम इज इक्वल्स टू 4 हाइड्रोजन। अब जो था रदरफोर्ड के दिमाग में उल्टा सीधा ख्याल आने लगा कि भाई मान लो कोई डब्बा है, उस डब्बे में आपके सामने 2 लोग अंदर गए हैं। सुनना ध्यान से, कोई बड़ा सा डब्बा है, उस डब्बे में आपके सामने 2 लोग ही भीतर गए हैं। अब उन दोनों का मास है 50-50 केजी, और जब आप उस डब्बे के अंदर, वो लोग चले गए डब्बे को बंद करके, अब आप उसका वजन करते हो तो उसका वजन होता है 200 केजी। तो वो दोनों जो भीतर गया वो तो 50-50 किलो का है, तो इसका वजन कितना होना चाहिए, 100 केजी, लेकिन वजन हो रहा है 200 केजी। मतलब हो ना हो डब्बे में उन 2 लोगों के अलावा कोई और भी है, उन 2 लोगों के अलावा कोई और भी है। वही बात यहां पर हो रहा है कि भाई हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो हीलियम का मास कितना होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन के बराबर, लेकिन हीलियम का मास कितना हो रहा है, 4 हाइड्रोजन के बराबर। मतलब हो ना हो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन के अलावा कुछ और है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन के अलावा कुछ और है। यह डाउट रदरफोर्ड के दिमाग में चल रहा था, क्या था डाउट, हीलियम हैज पूरा नाम लिख देते हैं, हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2 but its atomic mass is 4 यूनिट। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूनिट है। यही डाउट चल रहा था रदरफोर्ड के दिमाग में कि जब 2 है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास 2 यूनिट ही होना चाहिए था, ये 4 यूनिट कैसे हो गया। अब यही चीज रदरफोर्ड के दिमाग में चल रहा था। लेकिन दिमाग में चलने से यार कुछ नहीं होता है, उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, फाइनल कोई बात आनी चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए। रदरफोर्ड इसको नहीं कर पाए। लेकिन जब कहानी नंबर 10 पे हम पहुंचते हैं,
जब स्टोरी नंबर 10 पे आते हैं तो इस समय चल रहा था 1932 और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे वो जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे वो रदरफोर्ड के साथ में जेम्स चैडविक जो साइंटिस्ट थे वो रदरफोर्ड के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रदरफोर्ड के साथ में काम करते थे। ये जेम्स चैडविक और रदरफोर्ड एक ही लेबोरेटरी में काम करते थे, लोग एक ही लेबोरेटरी में दोनों के दोनों काम करते थे। हुआ ऐसा कि जेम्स चैडविक के दिमाग में चल रहा था, इनके भी दिमाग में एक क्वेश्चन था कि हो ना हो एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कोई और तो है जो मास को बढ़ा दे रहा है। लेकिन बात यह था कि कौन है किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। जब जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वह एक्सपेरिमेंट वाकई में बहुत ही टफ था ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। इसको हम कहते हैं अल्फा रे एक्सपेरिमेंट। तो जब जेम्स चैडविक ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम के पास एटम हैज अनदर फंडामेंटल न्यूट्रल पार्टिकल। एटम हैज अनदर फंडामेंटल न्यूट्रल पार्टिकल। और इसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इसी न्यूट्रल पार्टिकल का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। तो ये बात जेम्स चैडविक ने पता लगाया था। सो कोई हमसे पूछे कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, वी विल आंसर जेम्स चैडविक इन 1932। न्यूट्रॉन की एक खूबी है कि न्यूट्रॉन को n से डिनोट करते हैं, जो कि n जीरो माना जाता है। जीरो का मतलब होता है चार्ज, नो चार्ज। E के ऊपर माइनस होता है, P के ऊपर प्लस होता है और N के ऊपर जीरो होता है, मतलब N के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और मास जो होता है न्यूट्रॉन का इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ये प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। मतलब प्रोटॉन का मास अगर 1.67 × 10⁻27 kg है तो इसका भी मास 1.67 × 10⁻27 kg होगा। दोनों का मास लगभग इक्वल है। तो हमने इलेक्ट्रॉन को खोज के दिखाया आपके सामने, प्रोटॉन को खोज के दिखाया आपके सामने, न्यूट्रॉन को खोज के दिखाया आपके सामने। हमने सारी की सारी कहानियां आपको कर दिया और इस तरीके से 10th स्टोरी भी यहां पर आके कंप्लीट होता है। हालांकि एक और खूबी है, जेम्स चैडविक को रिसीव्ड नोबेल प्राइज। इस काम के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1935, 1935 में। जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज मिला था 1935 में, 1935 में, क्योंकि उन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा था, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। न्यूट्रॉन आसान नहीं था मिलना। ये कोई रे नहीं है, ये कोई भी दिखने वाला पार्टिकल नहीं है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट था ये खोजना। बहुत दिनों तक लोग इस पे काम करते रह गए,
तब जाके न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। अब पता है आपको, न्यूट्रॉन का खोज होने के पहले न्यूट्रॉन नाम पड़ गया था कि लोगों को लगता था जो भी हो न्यूट्रल है, जो भी हो न्यूट्रल है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि वो यही है। लोग इसको न्यूट्रॉन मान लिए थे पहले से ही। और इस तरीके से स्टोरी वाला पार्ट खत्म होता है। स्टोरी वाला पार्ट खत्म होता है। सबसे मेन चीज होता है ना बाबू, सारी कहानी को दिमाग में रखना कि क्या हुआ था किसी एटम के साथ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या है, तो वो है एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। क्या है, कैसे है। केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि आपको सारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज बोले तो आपको सब का सब एक एक बात याद होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है ना, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिस्कवरी कैसे होते हैं। और देखिए हम हर एक चीज को एकदम लाइन बाय लाइन बताते जा रहे हैं, लाइन बाय लाइन बताते जा रहे हैं आप लोगों को। चाहे वो एटम हो तो जॉन डाल्टन के बारे में हमने आपको बताया ना, एलिमेंट्स हो तो हमने बताया 118 एलिमेंट्स हैं, क्या है, कैसे हैं। जब हम अंदर गए थे इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के बारे में बताया, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। और यहाँ पर देखो ना, 9 साइंटिस्ट लोगों के बारे में बताया हम आपको। 9 साइंटिस्ट लोग, 9 नहीं 8 साइंटिस्ट लोगों का नाम रखे हैं यहाँ पर 10 पार्ट में। पहले एंशिएंट ग्रीक्स थे तो कोई साइंटिस्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे कि नहीं, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो थे वो आपको विलियम प्राउड थे। चौथे नंबर पे आप लोगों को विलियम क्रूक्स थे। फिफ्थ नंबर पे जो है आपको गोल्डस्टीन थे। 6 नंबर पे थॉमसन थे। 7 नंबर पे रदरफोर्ड थे। यस नो। 8 नंबर पे नील्स बोर थे। 9 पर फिर रदरफोर्ड थे। और 10 पे जेम्स चैडविक थे। अगर आप लोग आई थिंक काउंट करते चलो तो 15-16 साइंटिस्ट लोग का अभी तक हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं पूरा स्टोरी, जब से क्लास चालू हुआ है। ये ईयर खत्म होते होते कम से कम 100 साइंटिस्ट लोगों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। 100 साइंटिस्ट होगा। हम कोई ऐसा नाम नहीं होगा साइंटिस्ट का जो आपके सामने आए तो आप उसके बारे में नहीं जानते होगे। साइंटिस्ट का बस नाम आया और उनके बारे में लेक्चर देना है स्टार्ट ना। लेक्चर मैंने अच्छा वाला, इन्हीं की गाली गलौज करने लगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी। टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन। लिखने की जरूरत ना है, अगर आप चाहो तो लिखो। ये सब चीजें मैक्सिमम चीजें नोट्स में रहती हैं। टॉपिक का नाम है यहां पर इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन है इलेक्ट्रॉन, क्या है ना, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन नाम का चीज आपको दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन नाम का जो चीज दिख रहा है आपको, इसकी स्टोरी पे फोकस करें। सबसे पहली बात ये है, रिवॉल्विंग या मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने का मतलब हुआ कि इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाहर है। तो कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है, तो सबसे पहले आप उसे बताना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, आउटसाइड द न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस के बाहर ना, सेल के न्यूक्लियस के नहीं, एटम के न्यूक्लियस के बाहर होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज निगेटिवली चार्ज्ड। इस पे निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज्ड। और हर एक चार्ज को एक अमाउंट में डिनोट किया गया है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि इस पे चार्ज कितना है, तो इट्स चार्ज इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, चार्ज।
माइनस में होता है। अब ये चार्ज क्या है, इसके बारे में आपको रियल में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चलेगा जब हम इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का स्टोरी पढ़ाएंगे। लगभग 1.5-2 घंटे का स्टोरी होता है चार्ज का, उस समय पता चलेगा। इट इज डिनोटेड बाई ई। इसको ई से डिनोट करते हैं, ई के ऊपर माइनस दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जितने भी एटम्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऐसा चीज है जो ट्रांसफर हो सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर्ड का मतलब हो गया कि कोई चाहे तो इसको गेन या लॉस कर सकता है। कोई एटम चाहे तो प्रोटॉन को गेन लॉस नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन को गेन लॉस नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो सकता है। मान लीजिए आपके पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हम आपको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, आप हमसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, आप हमको इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, हम आपसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब हम लोगों का जो अदला बदली होगा वो किस में होगा? इलेक्ट्रॉन में होगा, ठीक ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में नहीं होगा। अभी नहीं कि आप हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हो तो आपने कहा ए सर 2-4 को न्यूट्रॉन लीजिएगा, मतलब भाग यहां से। न्यूट्रॉन नहीं दिया जाता है, क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। जैसे आप हमको पैसा देते हो, हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं यार, हम अपना घर थोड़ी आपको लिख देंगे, हम अपना बॉडी थोड़ी आपके नाम कर देंगे, लो आज से ये बॉडी तुम्हारा, आंख बेच लो, नाक बेच लो, मुंह बेच लो ना, किडनी बेच लो, ऐसे थोड़ी होगा। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन ही है जो ट्रांसफर होता है, मतलब मूव करता है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का जो मास है बता चुके हम आपको, दिस इज 9.1, नहीं लिखे नहीं, इंटू 10⁻⁻31 kg। कौन है जी? 28। दिस हैज बीन लेट एज 0 यूनिट। इलेक्ट्रॉन का मास इतना ना कम होता है कि हमने इसको 0 यूनिट मान लिया है, 0 यूनिट मान लिया है कि भाई बहुत कम है, चलो हटाओ, क्या है इसको पढ़ा जाए। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है ना, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसका डिस्कवरी किया था 1897 में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन के द्वारा 1897 में की गई थी। एनी डाउट? बोलो, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी बहुत स्टोरी आ गया, याद रहेगा? गुड। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने। डिस्कवरी करा चुके हैं, पूरा हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, बस स्टोरी बताते हुए आगे चल जाना हमको। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज डिनोटेड बाय ई। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द एब्सोल्यूट चार्ज ओवर एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज, माइनस में होता है। द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻21 8 ग्राम, which is equal to 1/1836 of the mass of the hydrogen atom। कल पढ़ाए थे। और इलेक्ट्रॉन का रियल में मास किलोग्राम में ये होता है, इसको 0 माना गया है। अब आता है डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है? हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए एक कैथोड रे ट्यूब होता है, और इस कैथोड रे ट्यूब में वैक्यूम पंप होता है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और इधर माइनस है इधर प्लस है, मतलब ये एनोड है ये कैथोड है। तो कैथोड से एनोड के तरफ एक रे जा रही थी, इस रे का नाम क्या रखा गया? कैथोड रेज। इसको कैथोड रेज बोला गया। देखो कैथोड रेज कहां हो जी? यही है कैथोड रे, यही सेटअप था उनका, विलियम क्रूक्स का सेटअप यही था। और ये जो जा रहा है ना, यही है कैथोड रे, कैथोड रे।
अब क्या इसमें पता चल रहा है कि इधर से इधर जा रहा है कि इधर से इधर जा रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया, चार्ज प्लेट पढ़ाए थे, नीचे से माइनस चार्ज वाला जब प्लेट लाया गया तो ये ऊपर भाग गया लाइक दिस। देखो आओ ना जी, हाँ देखो, नीचे से माइनस चार्ज वाला जब प्लेट लाया जाता है तो ये ऊपर भाग जाता है। तो ऊपर भागने का मतलब हुआ सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये सेम चार्ज है, और सेम चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल करता है। तो हो ना हो ये उसे रिपेल कर रहा है और वो ऊपर की तरफ चला जा रहा है। मतलब ये अगर निगेटिव चार्ज है तो ये भी कौन है, निगेटिव, और निगेटिव हमेशा निगेटिव से ही निकलता है। निगेटिव बिगेट्स निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव ही बनता है। क्लियर? तो चलिए, इन 1897 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन जे थॉमसन फाउंड दैट व्हेन अ हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट, जब 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज वाज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स किसको बोलते हैं, तो बाबू जो बैटरी होता है, बैटरी जो हम लोग बैटरी यूज किए थे अभी अभी ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, तो ये जो प्लस वाला होता है और ये जो माइनस वाला होता है ना, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे हम लोग के घर में बैटरी होता है, इन्वर्टर वाला बैटरी, प्लस माइनस, तो हमारे घर में इसको खूटी बोलता है लोग, खूटी। ये खूटी नहीं है, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड। ये भी इलेक्ट्रोड है और ये भी इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है उसे एनोड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है उसे कैथोड कहते हैं। याद रहेगा, जो इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। जो पॉजिटिव है उसे हम एनोड बोलते हैं, और जो निगेटिव है उसे हम लोग कैथोड बोलते हैं। तो वही बात है यहां पर। प्रेजेंट इन पार्शियली इवैक्यूएटेड कैथोड रे ट्यूब, प्रेशर इसका 0.01 mm ऑफ Hg है। अ ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट वाज फॉर्म्ड, और आपने अभी भी देखा है इसके अंदर एकदम ब्राइट लाइट तैयार हुआ है, ब्राइट लाइट बीच में तैयार हुआ है, एकदम चमकीला लाइट तैयार हुआ है ऑन द स्क्रीन, है ना। द फ्लोरेसेंट मटेरियल वही बात है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब आइए प्रोटॉन के बारे में जानना चाहें। इसी को इन्होंने कैथोड रे का डिस्कवरी किया, और कैथोड को ही क्या माना गया है, इलेक्ट्रॉन माना गया है। कैथोड रे का डिस्कवरी नहीं किया, कैथोड रे में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को पाया था। प्रोटॉन्स की थोड़ी सी बात कर ली जाए जी। कौन है ये प्रोटॉन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटॉन जो होता है इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर होता है, न्यूक्लियस के भीतर होता है, न्यूक्लियस के बाहर नहीं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के भीतर होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन जो होता है ये मास के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। मतलब किसी भी एटम के मास को बढ़ाने के लिए प्रोटॉन ही रहता है, किसी भी एटम के मास को बढ़ाने के लिए प्रोटॉन ही होता है। लेकिन पहले हम लोग चार्ज पर बात कर लें। इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि जितना तेज इलेक्ट्रॉन खींचता है उतना ही तेज प्रोटॉन खींचता है। मतलब दोनों का फोर्स बराबर होता है, मतलब दोनों का चार्ज भी बराबर होता है। बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस में चार्ज होता है। सेम चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस में था, प्रोटॉन में प्लस में रहेगा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, प्रोटॉन जो होता है ना, इसका मास जो है, प्रोटॉन का मास, ये 1 यूनिट माना गया है, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। तो मास का अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन का, इट इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg and has been considered as
1 यूनिट। इसको 1 यूनिट माना गया है, 1 यूनिट माना गया है। इलेक्ट्रॉन को 0 यूनिट और प्रोटॉन को 1 यूनिट माना गया है। इट इज डिनोटेड बाई P। हालांकि P प्लस लिखा जाता है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए P के ऊपर एक प्लस चार्ज लगाया जाता है, ठीक ना। हाँ जी। Q का मतलब होता है क्वांटिटी, चार्ज कितनी क्वांटिटी में है। बैठ जाइए। हम बोले कि 5 पीस क्या मंगाए जी, पेन भेज दो, तो पेन की जो क्वांटिटी होती है ना, पेन की क्वांटिटी वो 5 पीसेज बन जाते हैं। वो क्यू माने क्वांटा होता है, क्वांटिटी होता है। क्लियर। नेक्स्ट। 80 माने कुलम्ब होता है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसका ट्रांसफरिंग नहीं होता है, मतलब नो गेन नो लॉस, ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गोल्डस्टीन ने इसका डिस्कवरी किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोल्डस्टीन ने एनोड रे का डिस्कवरी किया था, गोल्डस्टीन ने एनोड रेज का डिस्कवरी किया था, पार्टिकल्स का नहीं। प्रोटॉन पार्टिकल्स का डिस्कवरी किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, है ना। सो डिस्कवर्ड बाई रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसका डिस्कवरी किया था। रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवरी किया था। कुछ बुक्स में 1920 लिखा हुआ है। बाबू डेट कभी भी फिक्स नहीं होता है, याद रखना। क्योंकि रदरफोर्ड के समय में हम भेंट करने नहीं गए थे, उस दिन हमारा एक मीटिंग था, है ना। हम सोचे थे कि जाके भेंट कर ले, रदरफोर्ड से पूछ लें कि कौन डेटवा था, लेकिन क्या करें, कुछ मीटिंग्स के चलते हम जा नहीं पाए। और बाद में खबर आया शोक संदेश की रदरफोर्ड निकल लिए, तो अब उस समय कौन जाएगा पूछने जी ना। इसीलिए कोई डेट लिखते गया लोग ना, तो ये डेट्स जो है थोड़े से आगे पीछे चलते हैं। डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवरी इसकी की गई थी। वेयर एज एनोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने एनोड रेज का डिस्कवरी किया था। एंड आउट। प्रोटॉन के बारे में पूरी जानकारी हो गई। खूब बढ़िया से समझना, एक एक करके एकदम धीरे 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 हर एक चीज को समझ लेंगे हम लोग। कैसे इसका डिस्कवरी हुआ था? एनोड रेज का वो आपको याद होगा, फ्लोरेसेंट मटेरियल डाला गया था, जिंक सल्फाइड ना जी। वेरी गुड। Proton is a positively charged particle denoted by P. Proton is present in the nucleus of an atom. The absolute charge over an electron नहीं होगा, over a proton होगा, is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of positive charge. That is this. इसका मास हो गया 1.67 10 to the power minus 24 ग्राम है, हम तो केजी में लिखते हैं। It is equal to the mass of hydrogen atom. इतना किलोग्राम हो जाएगा। इसका कितना माना गया है? 1 यूनिट इसको मान लिया गया। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सेम टाइप, उसी तरीके से डिस्कवरी हुआ है, बस इसमें एक फ्लोरेसेंट मटेरियल डाला गया था और तब देखा गया कि इधर से भी कोई रे आ रही है ना जी, और इधर से भी कोई रे क्या हो रही है, जा रही। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए था। The discovery of protons dates back to the year 1815. कुछ लोग ये भी मानता है ना कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड से 100 साल पहले हो चुकी थी। किसके द्वारा? विलियम प्राउट के द्वारा। बोले हैं? अरे पढ़ाएं आपको कि विलियम प्राउट ने क्या कहा था बाबू? स्टैंड अप। व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ विलियम प्राउट? Very good. Please sit down.
ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। विलियम प्राउट का मानना था कि हर एक एटम के अंदर हाइड्रोजन एटम होता है, और हाइड्रोजन एटम जो है आपको मालूम है एक प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब हो ना हो, विलियम प्राउट यही कहना चाहते थे कि हर एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है। लोग बड़ा ना मतलब निकालता है जी, मतलब निकाल के लोग पहुंच गया। ना 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 रदरफोर्ड तुम थोड़ी डिस्कवरी किए हो, वो तो विलियम प्राउट किए थे। हाँ, तो सेंस उनका अलग था, मार दो थप्पड़ भागे थे। हाँ? सेंस अलग का था, हम खोजे हैं। आज से हमारे नाम से जाना जाएगा, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय मनमीत श्रीवास्तव। तो वही बात हुआ, इन्होंने इसका नाम प्रोटाइल्स रखा था, है ना। व्हेन कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड, जब कैनाल रेज को डिस्कवर किया गया गोल्डस्टीन के द्वारा, हाँ 1886 में, तो पाया गया कि कैनाल रेज जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैनाल रेज, एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन द ईयर 1911। लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इसकी डिस्कवरी रदरफोर्ड ने 1911 में किया था इन हिज गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। सब पढ़ा चुके हैं हम आपको, बस एक बार इंट्रो दे रहे हैं। He concluded that all the positively charged particles in an atom were concentrated in a singular core and the most atom's volume was empty. इन्होंने कहा कि भाई जितना भी एटम होता है इस दुनिया में, जितना भी एटम होता है इसका सारा मास बीच में होता है। कोर, कोर मतलब होता है बीच में, अर्थ का कोर यही ना है, एकदम बीचों बीच, तो कोर मीन्स होता है बीच में। तो रदरफोर्ड का ऐसा मानना था कि एटम का सारा मास बीच में होता है और इसका बाकी सारा जगह खाली होता है, इसका बाकी सारा जगह खाली होता है। इसलिए बोल रहा है एटम्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम इज वाज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम्स वॉल्यूम वाज एम्प्टी, मतलब एटम का ज्यादा वॉल्यूम खाली है। ऑल्सो ही स्टेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स in the nucleus is equal to total number of negatively charged electrons. उनका यह भी मानना था कि प्रोटॉन्स का जो नंबर है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स, P इज इक्वल्स टू E। किसी भी एटम के भीतर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके दिमाग में यह बात कैसे आया, तो भैया अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है। अगर प्लस ज्यादा होता तो प्लस वो न्यूट्रल नहीं होता, और अगर माइनस ज्यादा होता तब भी वो न्यूट्रल नहीं होता। ना आपके पास में पैसा है ना आप कर्ज में हो, तो आपका बैंक बैलेंस कितना माना जाएगा, 0। लेकिन वही हमारा बैंक बैलेंस देखोगे तो -315 है, -315 है। और -315 कैसे हो गया, तो बैंक कहता है कि आपको मिनिमम 10,000 रुपया आपके अकाउंट में महीना में होना चाहिए। अगर वो 10,000 नहीं रहेगा पूरे महीने तो हम आपके ऊपर फाइन डाल देंगे। और इस महीने में 315 रुपये का फाइन मारा है बैंक। अब हमारा बैंक बैलेंस चला गया है माइनस में, समझिए। तो माइनस में जाने का मतलब हुआ कि हम गरीब हैं, हम डाउन हो गए। क्या करें, 25,000 सैलरी मिलता है हमको चाणक्य से, एकदम बात ओपनली है, लाइव बोल रहे हैं ना, ऑनलाइन में लाइव बोल रहे एकदम। 25,000 रुपये सैलरी है हमारा चाणक्य। क्या होगा यार 25,000 में आज के जमाने में, आप बताओ। इतना बड़का कोचिंग यार मिलता सैलरी। तो वही बात है, अगर हम न्यूट्रल होते तो ना हमारा बैंक बैलेंस में प्लस में होता ना हमारे बैंक बैलेंस में माइनस में होता। हम माइनस में हैं, मतलब हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना जी, हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। वही बात है यहाँ पर P इक्वल्स टू E। अगर 0 है मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इन 1886 यूगेन अर्नेस्ट गोल्डस्टीन observed that addition to cathode rays another type of rays were present in the discharge tube. These rays travel in the direction opposite to the cathode rays. इन्होंने माना कि कैथोड के उल्टा एनोड चलता है।
दीज रेज वर नेम्ड एज पॉजिटिव रेज, इन्हीं को पॉजिटिव रेज बोला जाता है। पॉजिटिव रेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। पॉजिटिव रेज जो होते हैं ये पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विथ गैस मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन पॉजिटिव पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस। कह रहा है जब कैथोड रेज जाके टकराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स वहां पर प्रोड्यूस होते हैं। These particles were in the form of rays. He called these canal rays. और इसी चीज को these were positively charged particles. So these were called protons by Ernest Rutherford in 1920. इन्होंने नाम इसका भले 1920 में दिया था, डिस्कवरी 1911 में कर दिया था। द वर्ड प्रोटॉन ग्रीक मीन्स फर्स्ट। अब आता है न्यूट्रॉन। कहते हैं ना एकदम मन को ना एकदम शांत कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कुछ नहीं है, सारा दम है न्यूट्रॉन में। भैया जो प्लस वाले होते हैं ना उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, माइनस वाले हैं ना उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है दुनिया को, लेकिन न्यूट्रल से ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मेल फीमेल को ट्रांस होता है लोग, थर्ड जेंडर बड़ा खतरनाक होता है लोग ना। 2-4 बार पाला पड़े हैं हम ट्रेन में भैया लोग। मैंने एक वो चीज है मानते हैं यार, बड़ा अच्छा आदमी होता है लोग, वो लोग स्टूडेंट लोग को डिस्टर्ब नहीं करता है लोग। हम यहाँ से बाहर निकलते एक नॉर्मल सा प्रोफेशनल ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं और यही वेशभूषा कबाड़ कबाड़ रहता है। अब ट्रेन पर हम ट्रेन में जाएंगे बैठेंगे तो हम नॉर्मली बैठ के अगर बैठे हैं लैपटॉप या मोबाइल फोन अपना यूज कर रहे हैं, हम देखते हैं वो आता है लोग एकदम 2-4 बार देखिए। अब हम ताकेंगे तब ना मांगेंगे, वो हम तकवे नहीं करेंगे, हम तो तुमको देखिए लिए है हम तकवे नहीं करेंगे, हम अपना चला रहे हैं। अरे पढ़ा टीचर हैं, इनकी तरफ देख रहे होंगे तो सारे क्लास में नजर रख रहे होंगे, आदत हो गई है। अब मोबाइल चला रहता है, अब वो तो आने के पहले ही वो लोग आवाज से पता चल जाता है इधर उधर। जब आ रहा होगा लोग तो पहले ही 2-4 को थपड़ियाते उपड़ियाते आता है सब तो पता था हमको चलिए गए तुम आने वाले हो, तो हम भी अपना बिजी हो जाते हैं। अतः से देखते चला जाता है तो अब दिल में जाता है ना, तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाता है, मारेगा का पहले से पैसा निकाल के रखते हैं। वो पूछेगा ना हेलो भैया, वो टाइम पूछ रहा होगा तो हम पैसा दे देंगे होता है कभी कभी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं न्यूट्रॉन का। अभी भी हमने जैसे आपको बताया ये बात है 1932 की, जब जेम्स चैडविक ने ना 1932 की जब जेम्स चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया। हालांकि हम आपको बताएं कि 1932 से पहले 1920 में ही रदरफोर्ड को इस बात का डाउट था कि कुछ तो है एटम के अंदर, कुछ तो है एटम के अंदर अदर देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के अलावा, प्रोटॉन्स को छोड़ के बाकी कुछ तो है एटम के अंदर, प्रोटॉन के अलावा। यह बात रदरफोर्ड को डाउट था पहले से। तो न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल। ऐसे न्यूट्रल नहीं भाई, न्यूट्रल कुछ एटम्स भी होते हैं। जैसे अगर हम आपके जनरल नॉलेज के लिए बताएं तो 1894 की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम रामसे, चले गए काम से जी। 1894 की बात है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम रामसे, और विलियम रामसे ने 6 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया। हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये 6 एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया है विलियम रामसे ने 1894 में। और आपको बताएं ये 6 जो एलिमेंट्स हैं, दीज आर एनर्ट। आप इसको एनर्ट बोलो, आइडल बोलो, नोबल बोलो, नॉन रिएक्टिव बोलो, जीरो बोलो, आप कुछ भी नाम बोल सकते हो, क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं ना जिनको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, ये भी न्यूट्रल ही हैं, और ये कभी किसी एटम से रिएक्शन नहीं करेंगे, कभी किसी चीज से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसमें जो हीलियम आपको दिख रहा है, हीलियम, हीलियम, दिस इज लाइटेस्ट इनर्ट गैस। ये सबसे हल्का इनर्ट गैस होता है। हीलियम से भी हल्का हाइड्रोजन होता है, हीलियम से भी हल्का हाइड्रोजन होता है ना। पैक्ड इन बलून्स, इसको बैलून्स में डाला जाता है हीलियम गैस को। जो आप लोग देखते होंगे मेला में जाते होंगे आप लोग, राजदेवड़ी के मेला में ना जी, दुर्गा मंदिर के मेला में, तो उसमें आपको एक बैलून बिकता होगा जिसमें ऊपर बैलून रहता होगा हमेशा, गैस वाला गुब्बारा। तो गैस वाले गुब्बारे में जो गैस होता है ना, वो गैस हीलियम गैस होता है। हीलियम गैस ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। इसी हीलियम गैस को भरा जाता है वो गैस के गुब्बारे में। अब देखो, हीलियम गैस लाइटेस्ट इनर्ट गैस है, लेकिन इससे भी हल्का एक गैस होता है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन 1 पर आता है और हीलियम 2 पे। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट और हीलियम का मास 4 यूनिट। मतलब हीलियम से भी हल्का है हाइड्रोजन। यार सोचो, बलून में हीलियम के जगह हाइड्रोजन भरना चाहिए और ऊपर जाएगा, हाईली इनफ्लामेबल होता है। उसी दिन पढ़ाए थे केमिकल चेंज में, हाइड्रोजन गैस इस दुनिया में सबसे तेज जलने वाला गैस होता है, ठीक है ना। तो अगर हाइड्रोजन गैस कोई भर दिया बलून में, तो बलून ऊपर नहीं जाएगा, आसपास के सब लोग ऊपर जाएंगे। काहे कि थोड़ा सा भी उसको अगर हीट मिल गया तो ब्लास्ट करेगा, और वो ब्लास्ट करेगा क्योंकि रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, ब्लास्ट करेगा और उससे जान माल की क्षति हो सकती है। इसीलिए हीलियम डाला था। हीलियम गैस इनर्ट गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। फटी हो गया तो कोनो प्रॉब्लम नहीं है, घर में ले जाते हो आप लोग, बलून को छोड़ देते हो, जाके ऊपर पकड़ लेता है, ऊपर आता है, धीरे 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 छोटा होते जाता है, काहे कि गैस लीक करता है उसमें से। तो ये बात होती है। चलिए, हम लोग को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, डिलीट इट, उसको मत पढ़ना, ठीक है ना, नहीं पढ़ाएंगे उसको, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में। अब चलिए हम आपको बताते हैं न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल डिनोटेड बाय एन। न्यूट्रॉन इज present in the nucleus of the atom. Absolute mass of the neutron is same to the प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ये इक्वल टू 1 माना गया है। डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं, समझेंगे। है इतना ना टफ ना, सोच रहे हैं स्टार्ट कहां से करें ताकि हम आपको समझा सके। साथ में समझते चलना बेहतर होगा। लगे कहीं पे कोई दिक्कत है तो हमसे कहना, हम उसको डिफाइन करेंगे और अच्छे से, है ना। सबसे पहली बात कि जेम्स चैडविक ने एक सोर्स लिया जिससे वो लाइट निकालना चाहते थे। इसको बोला जाएगा पोलोनियम सोर्स।
पोलोनियम सोर्स बोला जाएगा, पोलोनियम सोर्स। ये पूरा जगह कैप्चर हो जाएगा, डोंट वरी। तो कॉपी में स्टार्ट करना होगा तो एकदम लेफ्ट से स्टार्ट करना। इसको हम लोग पोलोनियम सोर्स बोलते हैं, पोलोनियम। पोलोनियम सोर्स की एक खूबी है कि अगर पोलोनियम सोर्स को अगर आप रिएक्शन कराओगे ना, तो यहां से अल्फा रेज निकलते हैं, अल्फा रेज। अल्फा रेज का मतलब वो यहां से पार्टिकल्स निकलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स यहां से। इसके आगे क्या किया गया, एक दीवार खड़ा कर दिया गया, वॉल। आप ये वॉल किसी भी चीज का ले सकते हो। आप चाहो तो ये बोरॉन का या बेरिलियम का ले सकते हो, बेरिलियम का ले सकते हो, या आप चाहो तो बोरॉन का भी वॉल ले सकते हो, बोरॉन का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो ये वॉल जो है बेरिलियम का या बोरॉन का ले सकते हो, आप ले सकते हो। अब पोलोनियम सोर्स से जब रे निकला, रेज निकले, तो इनको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्यों डाला गया, कि अल्फा पार्टिकल्स में मास होता है, अल्फा पार्टिकल्स में मास होता है। अभी अल्फा पार्टिकल के बारे में पढ़ाएंगे हम आपको। अल्फा पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत मास होता है, मास अल्फा पार्टिकल्स में। सुनना यहां पे ध्यान से, खूब आराम से समझना। मान लो कि यहां पर कोई दीवार है, दीवार है, और हमको उस दीवार पे फोर्स डालना है, हमको उस दीवार पे फोर्स डालना है, फोर्स डालना है। तो हम दो काम कर सकते हैं, हम लाइट डाल सकते हैं, टॉर्च जला के हम लाइट डाल सकते हैं, टॉर्च जला के हम एक लाइट डाल सकते हैं, या फिर एक गेंद लेंगे और गेंद लेके मारेंगे उसके ऊपर जोर से। बोलो किससे ज्यादा फोर्स लगेगा, गेंद से, बॉल से ज्यादा फोर्स लगेगा। यही ना होता है, आप लोग खेलते हो गांव में, ऐसे ज्यादा होता है, बच्चा सब पिट्टो खेलता है, पिट्टो गेंद लेता है सब, और 4 5 10 फ्रेंड्स होंगे, और ये मारेगा उसको, और उसको मारेगा, मारा गेंद गिरा, वो उठा के मारेगा उसको, या बड़ा चोट लगता है ना। तो एक दिन भारी गेंद मिल गया था हम लोगों को, जहां लगता था ना अगला दिन तक दर्द किया था भैया जी, बड़ा भयंकर भयंकर था। वो तो अच्छा था कोनो गलत जगह पे ना लगा, ना तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। चलिए कोनो बात नहीं, होता है, आदमी है। तो बता, मास रहेगा, मास रहेगा तब ना फोर्स लगेगा। तो सोचा जेम्स चैडविक ने कि हम एक ऐसा लाइट डालें ना जिसमें मास होता हो, मास, मास होता हो, ये सब मासे है, मास होता हो। और जब मास होगा ना तो ये जाके इस पर फोर्स डालेगा। अब पता है आपको, जब ये इस पर फोर्स डाला ना तो यहां से कुछ पार्टिकल्स निकले बाहर। इसके अंदर हमें कुछ लिखना है, जगह रखना। तो जब यहां से मारा गया ना तो यहां से कुछ पार्टिकल्स निकले। जैसे मान लो कोई आदमी है
अब मुंह में पानी लिए हुए है, आप पीछे से मारोगे उसके यहां पर तो मुंह से पानी बाहर। वही पीछे से फोर्स पड़ेगा तो आगे से कुछ तो निकलेगा ना। क्या होता है ना, मान लो कि दिस इज क्लॉथ, दिस इज क्लॉथ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू बीट इट विथ दिस स्टिक। तो आप लोगों ने देखा होगा जब धूल झाड़ा जाता है, हाँ, कितना बार हुआ होगा, मम्मी आप लोगों का धूल झाड़े होंगे ना जी। तो धूल क्यों झाड़ा जाता है, अब देखो मम्मी क्यों डंडे से मारती हैं। हम लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में ना, एनर्सिया ऑफ रेस्ट। तो ऑल द डस्ट ऑफ दिस कारपेट इज एट रेस्ट व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू वार बाय दिस स्टिक। एक बार मारते हैं तो जब मारेंगे ना तो पीछे से जब फोर्स लगेगा तो यहां से सारा डस्ट बाहर निकल जाएगा। वही होता है आपके साथ, जब पीछे से फोर्स लगता है ना, जब मम्मी लगाती है 2-4 डंडा, तो सारा इंप्यूरिटीज, सारा मन का अलग गलत ख्याल सब बाहर निकल जाता है, समझे ना। यही हुआ यहां पे, सेम टू सेम यही हुआ यहां पे। जब पीछे से यहां पर अल्फा पार्टिकल्स का फोर्स लगा ना तो यहां से कुछ पार्टिकल्स निकले, यहां से कुछ पार्टिकल्स निकले, सुनिएगा ध्यान से, यहां से कुछ पार्टिकल्स निकले। पता है जब इन पार्टिकल्स पे जेम्स चैडविक ऊपर से पॉजिटिव चार्ज प्लेट लाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, निगेटिव चार्ज प्लेट लाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भैया अगर पॉजिटिव लाए और ये रिपेल हो जाता तो मान लेते ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर निगेटिव चाहे लाए ये रिपेल हो गया तो मान लेते कौन है, निगेटिव। लेकिन ना निगेटिव से रिपेल हुआ ना पॉजिटिव से रिपेल हुआ, तो ये हो गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल था इसीलिए इसको क्या मान लिया गया, न्यूट्रॉन्स मान लिया गया। क्या मान लिया गया, न्यूट्रॉन्स मान लिया गया। तो इसके अंदर हो गया N, ये न्यूट्रॉन्स हैं। ये सब के सब न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स। अब दूसरा सेक्शन था कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है ये पता लगाना था, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है ये पता लगाना था। अब इस बात को पता लगाने के लिए कि न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इसके आगे एक और वॉल खड़ा किया गया, दीवार खड़ा किया गया। इस बार जो दीवार था ये पैराफिन वैक्स का था। हाँ जी, वेरी गुड, बैठिए बता रहे हैं, अभी काहे चिंता करने लगते हैं इतना जल्दी, जस्ट वेट। यहां पर पैराफिन वैक्स है, यहां पर पैराफिन वैक्स है। अब मान लो कि हम एक 50 kg के जीता जागता नमूना आपके सामने है, 50 किलो के। अब अगर हम 50 kg के हैं और कोई हमको धक्का देके और यहां पर रहना चाहता है, तो सुनिएगा खूब आराम से। कोई 50 kg का आदमी यहां पे खड़ा है, जैसे कि हम यहां पे खड़े हैं, और पीछे से एक 10 kg का कोई छोटा सा बच्चा आके और हमको धक्का दे रहा है, हमको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो मतलब यहां से जब ये आके इस पर मारा ना पैराफिन वैक्स पर, तो पैराफिन वैक्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पैराफिन वैक्स के अंदर। यहां से प्रोटॉन्स निकले, जब ये इस पे मारा ना तो यहां से प्रोटॉन निकला। तो हम वही बात बताना चाहते हैं कि यहां से प्रोटॉन निकल रहा है, तो हो ना हो ये जो पीछे से आके धक्का दिया है वो प्रोटॉन से हल्का तो नहीं होगा,
या हल्का होता तो ये आगे नहीं निकलता। अब बात करते हैं भारी हो सकता है। तो मान लो कि हम हैं यहां पे 50 केजी के नमूने और पीछे से 200 केजी का कोई नमूना दौड़े दौड़े आके हमको धक्का मारता है। भाई एक बात, जब हमको धक्का मारेगा तो साथ में जाएगा कि वहीं पर रुक जाएगा? साथ में चला जाएगा हमारे। कैरम खेले हो तो स्ट्राइकर भारी होता है। जब स्ट्राइकर भारी होता है, देखना जब स्ट्राइकर से मारोगे ना तो जब वो जाके आपकी रानी पर अटैक करेगा तो जब वो स्ट्राइकर जाके रानी पर अटैक करेगा तो रानी को साथ में लेके आगे बढ़ जाता है। या फिर मारते हो तो रानी वो वहीं पर रुक जाता है, रानी आगे बढ़ जाती है? नहीं, वो साथ में जाता है। लेकिन वही आप एक काम करो, वो रानी के साइज का ही एक दूसरा कुछ ले लो, 10 या 20 का कोई सिक्का ले लो, अंदर का कॉइन ले लो, और 10 या 20 का ही कोई दूसरा कॉइन ले लो। अब इस कॉइन से उस कॉइन को मारो। अब देखो जब मारोगे ना तो ये कॉइन वहां पर रुक जाएगा, वो कॉइन वहां से आगे बढ़ जाएगा। तो जब मास इक्वल होता है ना, जब मास इक्वल होता है तो ये जाके रुक जाएगा, अगला पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा। तो ये जाके ये आगे नहीं गया, ये जाके इसमें रुक गया और यहां से प्रोटॉन्स बाहर निकले, यहां से प्रोटॉन्स बाहर निकले। तो ये माना गया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। ये माना गया मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन। और जैसा कि इनका कहना है कि यहां से न्यूट्रॉन क्यों निकला, तो बाबू एक चीज आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने यहां पे बेरिलियम या बोरॉन ही लिया है। हम चाहते तो सोडियम पोटेशियम भी ले सकते थे। बेरिलियम और बोरॉन इसलिए लिया जाता है क्योंकि इन्होंने यहां पर ढेर सारा चीज रख के चेक किया था। लिथियम रख के चेक किया था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ढेर सारा चीज रखा था। लेकिन सॉलिड स्टेट में कुछ मेटल्स थे, और बेरिलियम और बोरॉन की खूबी यह है कि इनके पास में न्यूट्रॉन ज्यादा था, बाकी सबसे नहीं निकला, इनसे निकला। इनके पास में न्यूट्रॉन, आपके पास जो ज्यादा होगा वही ना निकलेगा। अब मान लो कि हमारे पास में थोड़ा बहुत नॉलेज आपसे ज्यादा है तो नॉलेज निकल रहा है, और आपके पास में हमसे पैसा ज्यादा है तो हमारे तरफ से नॉलेज निकल रहा है, आपके तरफ से पैसा निकल रहा है। देखो ये बढ़ते बढ़ते सीढ़ी से उतर के आप लोगों की तरफ जा रहा है, और आप लोगों को पैसा सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते ऑफिस में जा रहा है ना जी। हम यहाँ आपको नॉलेज देते, आप वहां पर पैसा देते हो, वो लोग हमको हमारा सैलरी दे देते हैं ना। अब महीना पर तो सैलरी नहीं मिलता है हमको, क्या करोगे? ऊपर से समर वेकेशन होगा, उसका सैलरी कटिए जाता है। बड़ा दिक्कत है यार, छोड़ दें हाँ भाई बोलिए, क्या चीज? कोई और पार्टिकल निकला होगा लेकिन डिटेक्ट नहीं हुआ था, होता तो हम आपको जरूर बताते। हम करेंगे जिस दिन एक्सपेरिमेंट उस दिन जरूर बताएंगे। द ब्रिटिश फिजिसिस्ट सर जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स in the year 1932. He was awarded the Nobel Prize in Physics in the year 1935 for this discovery. पढ़ा चुके हैं, अब समझ में आ रहा है। स्टोरी जब एक बार हो जाता है ना, दोबारा पढ़ने में बड़ा मजा आता है उसको। चलिए तो देखिए, यही यहां पर आप लोग सेटअप देख रहे होंगे। यहां पर अल्फा पार्टिकल सोर्स है, यहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले, यहां से न्यूट्रॉन्स निकले और यहां से प्रोटॉन्स निकले, और यही बात हम आपको बताना चाहते थे। डोंट वरी, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल के पढ़ाई में होते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट न्यूट्रॉन वाज फर्स्ट थ्योराइज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1920। न्यूट्रॉन के बारे में 1920 में 1920 में रदरफोर्ड थ्योरी दे दिए थे कि भाई कुछ तो है अंदर, लेकिन क्या है इस बारे में पता नहीं चला था। ठीक है ना। हाउ आर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, तो ये पूरा कहानी हम आपको बता चुके हैं। अब उस कहानी को हम दोबारा नहीं कहेंगे, काम खत्म। मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमने कर दिया। बोलो समझ में आ गया बढ़िया से? ए चश्मा करा नहीं, ये तो हाँ ऐसे किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता है। बैठिए। कभी मोम देखें, मोम कैंडल का,
तो कैंडल जब फर्स्ट स्टेट में रहता है ना, जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, मिला होगा 8th क्लास में आप लोगों को, तो पेट्रोलियम को रिफाइन करने में जो सबसे लास्ट में निकलता है उसको पैराफिन वैक्स बोलते हैं। मिला था, पैराफिन वैक्स मिला था। सबसे ऊपर एलपीजी, फिर पेट्रोल, फिर डीजल, फिर केरोसिन, लास्ट में पैराफिन वैक्स था। पैराफिन वैक्स से बनता है फेयर एंड लवली। नहीं जी, अदर क्रीम्स भी बनते हैं। हाँ जी, ऊपर जाने का टाइम नहीं मिलेगा, रिस्की है। हाँ, कर सकते हैं हम लोग, कर। नहीं भैया, वो आप मत समझो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाता है, पहले वो जल जाता है, ठीक है ना। वाटर बनने के लिए उसको जिंक नामक कैटलिस्ट चाहिए। अगर ऐसा होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देगा, तो हवा में हाइड्रोजन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो सारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलके वाटर बना के गिर जाता। होता कि नहीं होता। केमिकल रिएक्शन चैप्टर भी बाकी है, बैठिए, उस समय बताएंगे कि आखिर जब हवा में हाइड्रोजन भी है और हवा में ऑक्सीजन भी है तो वाटर क्यों नहीं बन जाता है। इससे बातें होंगी। अभी अभी स्टार्ट किए हो, 5 दिन का भी हुए हो आप। 5th क्लास, अभी तो 5 दिन के हुए यार। अब ये मैराथन दौड़ना चाहोगे ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। हम जानते हैं आप लोग बहुत ज्यादा ईगर हो, इच्छुक हो कि कुछ मिले, कुछ नया मिले। मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम मेन एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का यूज कहां किया जाए, क्यों पढ़ रहे हैं हम केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है हमारे यहां डेली लाइफ में। डेली लाइफ में आज आप देखो, हम लोग जो केमिकल्स यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स के रूप में ना, एनपीके यूज करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का यूज करते हैं खेतों में, यूरिया यूज कर रहे हैं, सब केमिकल है। अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो यूरिया डाई पोटास का नाम सुनते हो आप लोग, खेतों में डाला जाता है, ये नहीं होता। तो सबसे पहला चीज कि अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो शायद हम लोग किसी भी तरह का फर्टिलाइजर नहीं जान पाते, फर्टिलाइजर्स के बारे में नहीं जान पाते। अगर फर्टिलाइजर्स नहीं होते तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहां कितना ज्यादा लॉस हो जाता। आज इतनी बड़ी आबादी है इंडिया की, लेकिन जमीन थोड़ा सा है। आज उतने थोड़े से ही जमीन पे थोड़ा बहुत जो अनाज उग पा रहा है, जिससे सबका पेट भर रहा है, उसका कॉज है यही फर्टिलाइजर्स। अगर ये फर्टिलाइजर्स ना होते तो वही आप लोग जो हमेशा सुनते हो प्लास्टिक के बने हुए चावल ना, वही प्लास्टिक के चावल हमको खाने पड़ते ना। एक दिन हमको भी मिला था प्लास्टिक का चावल, बताए थे एक बार शायद चर्चा में, हम नहीं, आप लोगों को नहीं बताया, एक बार हमको भी मिल गया था। बड़ा मन किया था एक दिन कि हम थोड़ा सा महंगा चावल खाएं भाई, 25,000 सैलरी है तो महंगा हम लोग चावल खा सकते हैं। मम्मी को बोले कि सुनिए, मार्केट से थोड़ा महंगा चावल खरीद के लाइएगा। मम्मी गई मार्केट से थोड़ा महंगा चावल खरीद के लाई, लेकिन मम्मी को डाउट था कि खाएगा कि नहीं खाएगा, कौन ठीक थोड़ी है। तब तो नहीं, कम में लाई, 5-10 किलो लेके आई थी। अब लाया गया, खाना बना, और भैया जी खाना खा रहे थे ना, तो इतना लंबा लंबा चावल था, एक तो देखिए कि डर लग रहा था। ऊपर से जब हम खाना खा रहे थे तो उस टाइम में हमको फील हुआ ना कि हम जब दांत को दबाते हैं नीचे, तो वो हमारे दांत को रिपेल करता है ऊपर, जैसे लाइक रबर खा रहे हैं। नहीं, ऐसा फील नहीं हुआ ज्यादा, मतलब आराम से खा लिए। लेकिन एज बीच में हम ध्यान दिए, हमारे मन में आया कि कहीं ये प्लास्टिक का तो नहीं ना है। अब भैया जी हम उसको जब चावल को लेके हाथ में और जब दबाए ना, साउथ के लोग नहीं होते देखे वो दबा दबा के जैसे खाना को दबा लेते हैं, गोल बना के एक के बार में खा जाते हैं, तो हम वैसे गोल बना रहे थे, गोल बना रहे थे। तो फील हुआ कि इट वाज लाइक प्लास्टिक, ऐसा फील हुआ। तो उतना महंगा चावल सूट नहीं किया, हो सकता है हम लोग खाने का आदत नहीं है ना, इसलिए हमको ऐसा फील हुआ हो। अब खुद सोचो यार, जब जमीन कम रहेगा, पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, तो सबका पेट भरने के लिए कहां से अनाज लाया जाएगा। तो कुछ सिंथेटिक तो बनाना ही पड़ेगा, कुछ तो सिंथेटिक बनाना पड़ेगा। आज जैकरी गुड़ मीठा, आज जैकरी देख लो, सब आर्टिफिशियल आ रहा है, केमिकल से तैयार हो रहा है ना। बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जो केमिकल से तैयार हो रहा है।
तो केमिकल से तैयार क्यों हो रहा है? क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में लोगों को नॉलेज है। तो फर्टिलाइजर्स हो गए। दूसरी बात करते हैं हम पेस्टिसाइड्स के बारे में। पेस्टिसाइड्स, आज पेस्टिसाइड्स के बारे में हम बढ़िया से जान पा रहे हैं क्योंकि प्रफुल्ल चंद्र राय ने मरकरी के बारे में, मर्करस नाइट्रेट के बारे में थोड़ा सा बताया था। चलो कोई बात नहीं, अगर पेस्टिसाइड्स नहीं होते तो आज हम लोग का इनकम कम हो जाता है। क्योंकि जिस आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, अभी आम के सीजन चालू हो रहा है, तो आम में फूल आ गए होंगे, मोजर बोलते लोग गांव में, फूल आ गए होंगे। अब इसी समय ना देखिएगा आप लोग अपने घरों पे या पूछिएगा घर पे, बताया जाएगा आपको कि एक स्प्रे किया जाता है आम के पेड़ पर। इस समय में फूल के स्टेट में, जो फ्लावरिंग स्टेट होता है उस समय में पेस्टिसाइड का स्प्रेइंग किया जाता है ताकि फूल में कोई कीड़ा ना लगे। नहीं तो कोई कीड़ा अगर लग गया तो सारा फूल को काट काट के गिरा देगा और फूल को फूल बना देगा ना जी, मूर्ख बना देगा उसको। तो इसीलिए हम लोग पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ये भी केमिस्ट्री है। हम लोग आज मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। सोचिए, अलग अलग मेडिसिन आज मार्केट में आ गए हैं। हम लोग को पहले पुराने जमाने में आयुर्वेदा का यूज किया जाता था, आयुर्वेदा के बाद में होम्योपैथ आ गया, आज एलोपैथ आ गया। तो आयुर्वेदा था ना, बहुत ही स्लो प्रोसेस था, स्लो प्रोसेस। जैसे मान लीजिए कि पेट में उड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा ना, पेट में डाइजेशन आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम आ गया, तो मम्मी क्या करती हैं, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक मिला के दे देती हैं, कहती हैं चबा के पानी से पी जाओ। तो आप चबा के पानी से पी जाते हो, 1-2 घंटे बाद आराम मिल जाता है। तो वो हुआ आयुर्वेदा, वो हुआ आयुर्वेदा। लेकिन बाद में क्या हुआ, आज मेडिसिन बने, वो 2 घंटा आराम होने लग गया। आज देखो मेडिसिन में इनो 6 सेकेंड्स ना। आज मेडिसिन आया, आज केमिस्ट्री ने मेडिसिन का फॉर्मेशन किया, तभी तो आज इतना फास्ट चल रहा है सब चीज। हाँ, 1 से की इंजेक्शन आ चुके हैं। सबसे ज्यादा अपने यहाँ यूज होने वाले गैस के टेबलेट्स ना, एसीडीटी के टेबलेट्स ना, पेंटॉप डी, ये सभी जो आते हैं, एसी लॉग, फेमस सब चीज है ये सब अपने यहाँ, लोग इसका यूज कर रहे हैं। पता था कि इससे हम लोग एसिडिटी को कम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दैट। बट द मेन कॉज इज केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री में इस सब चीजों की स्टडी की जाती है, फॉर्मूला का स्टडी किया जाता है, फॉर्मूला का स्टडी किया जाता है। तो केमिस्ट्री हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बातों को। मेन एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर में, टू इंक्रीज यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड फ्रूट्स। क्रॉप और फ्रूट्स का यील्डिंग बढ़ाया जाता है। यील्डिंग मतलब होता है उसका पैदावार ना, उनका जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। इंसेक्ट्स लगेंगे तो इंसेक्टिसाइड्स, फंगस लगेगा तो फंगिसाइड्स, एंड पेस्ट लगता है तो पेस्टिसाइड्स, ये सभी डाले जाते हैं। पेस्ट में याद रखिएगा रैट भी आता है, रैट भी एक तरह का पेस्ट है। चूहा से इतना बर्बादी होता है खेतों में, ठीक ना, सारा का सारा बाल काट काट के, जैसे आजकल देखो गेहूं का सीजन चल रहा है, सारा गेहूं नीचे से जड़ में से काट देगा, सब अपने लिए घर बनाता है सब। उस सब के एगो घर के चक्कर में कितना घर खत्म हो जाएगा, सोचिए। तो वैसे भी गांव का बच्चा सब खूब तगड़ा सेटअप करता है, सब चारों तरफ से घेर के चूहा लोग को कुट कुट के मार देता है सब। आओ तुमको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, खेतों में इनका स्प्रेइंग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग किया जाता है। हाँ बात सही है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, क्या करोगे, साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन क्या करोगे, जीना तो इसी से है, बिना खाना खाए जी नहीं सकते हैं। और खाना मिलेगा तो केमिकल फ्री मिलने का चांस बहुत कम है। अब केमिकल फ्री तभी मिल सकता है जब आपका अपने घर पे हो रहा हो, तो केमिकल्स मत डालो। और शायद कोई यहाँ पर होगा जिसके घर पे इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी होगा कि बिना केमिकल का भी 10-12-20 कट्ठा ना रोपा बोया जा सकता हो, कि अपना खर्च कम से कम घर का चल जाए। अब उसमें फर्टिलाइजर नहीं डाल के काऊ डंग डाला जाएगा, नीम का पेस्ट डाला जाएगा, यही सब किया जाएगा ना जी। देखिए स्प्रेइंग किया जाता है। नेक्स्ट फूड,
प्रिजर्वेटिव्स। आप देखो, अगर फूड प्रिजर्वेटिव्स इस दुनिया में ना होते तो खाना कितना जल्दी खराब हो जाता। फूड प्रिजर्वेटिव्स इस दुनिया में ना होते तो खाना कितना जल्दी खराब हो जाता। जैसे कि सोडियम बेंजोएट और एक और आता है सोडियम नाइट्राइट। ये दो हो गया कॉमर्शियल लेवल पे इनका यूज किया जाता है। चीनी के जैसा दिखेगा, चीनी के जैसा दिखता है, शुगर के जैसा दिखता है। और एक होता है नाइट्रोजन गैस, यही है सोडियम बेंजोएट, शुगर के जैसा होता है। आपने दाल बना दिया और आपको लगता है कि दाल शाम तक खराब हो जाएगा, तो 12 जब 1 बज गया, आप इसमें से 1-2 गो पार्टिकल उठाओ और दाल में डाल दो। अब दाल शाम तक क्या, रात तक क्या, पूरा रात भर खराब नहीं होगा। आप सोचो कि अगर हम लोग इन सभी फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करेंगे तो कितना फायदा हो रहा है। केमिकल है, हम जानते हैं, हार्म तो करेगा, लेकिन खाना को बर्बाद होने से बचा लेगा, खाना को बर्बाद होने से बचा लेगा, है ना। हमारे फैमिली में 2 आदमी है बस, हम हैं और मम्मी है। तो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हम लोग के यहाँ चल रहा था दूध का खराब होना, है ना। हमारे यहाँ फ्रीज का यूज मतलब रेफ्रिजरेटर का यूज सिर्फ और सिर्फ स्पेशली एक काम के लिए होता है, दूध को प्रिजर्व करने के लिए। ना उनको पसंद है ना हमको पसंद है, लेकिन डेली आता है ना। 1 दिन का दूध 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखा रहेगा, फिर कुछ बना के खा लिया जाएगा। अब प्रिजर्व करने के काम में आता है, बस वो उसको प्रिजर्व करके रखता है। मेन चीज, अगर प्रिजर्वेटिव्स ना होते तो सोचो कितना बर्बाद होता। लगातार हमारी सिस्टर जब चली गई, मतलब शादी हो गया चली गई मतलब वो नहीं ना, शादी हो गया, तो उसके बाद में मम्मी अपने स्कूल, हम अपने कोचिंग में, मैक्सिमम बार खाना खराब होने लगा था। तो हुआ कि नहीं, कुछ करना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन तक हम लोग उठा के लिए आए रेफ्रिजरेटर कहीं से। तो दोस्त सोचो कि हमारे यहाँ अगर प्रिजर्वेटिव्स है तो कितना फायदा हो रहा है। अब भैया उतना बड़ा बड़ा तो फ्रिज रखा जा नहीं सकता है, जब जहां पर ज्यादा मात्रा में खाना हो तो खाना जब बहुत ज्यादा होता है तो इनका यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है पैकेट्स में। पैकेट्स का नाम सुने होंगे आप लोग, चिप्स, लेज ना जी, चिप्स हुआ, कुरकुरे हुए ना, आजकल आ रहा है, कौन कौन नया नया कंपनी आ गया है ना। और एक वो आता है ओएस, आता है शायद, ओएस आता है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, आई ईट दैट। तो उसके अंदर अब एक बड़ा चीज लगता है, सबसे ज्यादा हम लोग को धोखा देता है लेज वाला। भैया इतना बड़का रहेगा उसका, बड़ा रहेगा उसका पैकेट, अरे भाई इतना है खोलने का केने हो जब उसको फाड़ा जाएगा तो देखना पड़ता है कोना कोना में छिपा हुआ है मैंने भयंकर ठगता है सब। तो वो बड़ा इसलिए होता है ना कि कंपनी वाले क्या करते हैं, उसके अंदर एक गैस डाल के रखते हैं, नाइट्रोजन गैस। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस है ना, ये एक इनर्ट गैस है, मतलब ये खाना से रिएक्शन नहीं करता और इसके प्रेजेंस में बैक्टीरिया एक्शन नहीं करता है। तो नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंट में वो खराब नहीं होगा। सोचो हम लोग घर पे चिप्स बनाते हैं, तो चिप्स को तले ना, तो तलने के बाद में रखे 2 घंटे के अंदर आप नहीं खाओगे तो चिप्स खराब हो जाएगा। 2 दिन का तो बातें छोड़ दो, 2 घंटे में नहीं खाओगे तो चिप्स होगा, पापड़ होगा, ये सब खराब हो जाएगा। लेकिन कंपनी वाले चिप्स डाल के 3-3 महीने तक सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या किए हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रिजर्वेटिव डाल दिए हैं। तो केमिकल्स के हेल्प से आज खाना को ज्यादा समय के लिए, फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ज्यादा समय के लिए हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का ये भी एक फायदा है, देख रहे हैं। नेक्स्ट, मेडिसिन। आज बेटर हेल्थ हो रहा है, आज हम लोग का हेल्थ लगातार, हेल्थ हम लोग का इंप्रूव हो रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बस एक मेडिसिन लिए खा लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ 2-4 को इंजेक्शन लिए, हो गया। आज इतना सारा ये जो चीज आ रहा है, आज हेल्थ डिपार्टमेंट में जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये सब केमिकल्स का देन है। बच्चा लोग आगे चल के फार्मेसी करता है ना, बी फार्मा, एम फार्मा। तो बी फार्मा, एम फार्मा की कंपनी में होता क्या है, फार्मेसी कंपनी में होता क्या है, इंस्टीट्यूशंस में होता क्या है, पढ़ाया जाता है कि दवाइयां कैसे बनती हैं, मेडिसिन कैसे बनते हैं। सबसे पहला जो मेडिसिन पढ़ाया जाता है पैरासीटामोल।
कि पैरासीटामोल कैसे बनाया जाता है ना, प्लांट से निकाल के पैरासीटामोल को कैसे बनाते हैं, ये सब सिखाया जाता है उन लोगों को। तो मेडिसिन बनाना सिखाया जाएगा, कैसे बनेगा वो मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं, इसकी पढ़ाई होती है। केमिस्ट्री में बढ़िया तरह से नॉलेज होना चाहिए। सो एनास्थेटिक्स, एनास्थेटिक्स का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो पेन किलर्स का यूज करते हैं, पेन किलर में यूज होते हैं ना। ऑपरेशंस मोर सक्सेसफुल। आज अगर एनेस्थेटिक्स नहीं बने होते तो बोल सोचो ऑपरेशन कैसे होता। हाँ, आज क्या किया जाता है, एनेस्थेसिया दे दिया जाता है, एनेस्थेसिया दे दिया जाता है। मान लो किसी का अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, तो उसको यहाँ पर 2-3 जगह पर एनेस्थेसिया दिया जाएगा, वो एकदम होश में रहेगा, डोंट वरी, बेहोश नहीं किया जाता है, वो एकदम बात कर रहा है। एक यहाँ पे कोई नर्स रहेगी, वो आराम से बात कर रही होगी और ना, और इधर ऑपरेशन चल रहा है ना। अरे यार कुछ उसे हम लोग क्या करना है। तो एनास्थेटिक दे दिया गया। अब सोचो हल्का सा एनास्थेटिक दे दिया गया, हल्का सा एनास्थेटिक दे दिया गया तो आराम से वहां पे चीड़ फाड़ करके वो लोग उसको कर रहा है। अगर एनास्थेटिक्स नहीं दिया गया था तो जहां इधर बात कर रहा है उधर हल्का सा ब्लेड मारा, सब चिल्लाना स्टार्ट। क्या एक भी ऑपरेशन सक्सेसफुल होता? नहीं होता। वो इतना ना इन्हें उन्हें घूमता, पहले गला काटना पड़ता तब ऑपरेशन करना पड़ता। पहले चुप रहो, गला काटेंगे, चुप रहेगा तब ऑपरेशन करेंगे। लेकिन आज एनेस्थेटिक्स के आने से देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है। क्लोरोफॉर्म आता है, क्लोरोफॉर्म आता है जो डिलीवरी के समय में जब कभी सीजेरियन चाइल्ड होता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं किसी फीमेल की डिलीवरी के समय में, तो यहां पर बैकबोन में यहां पर दिया जाता है क्लोरोफॉर्म, यहां पे दिया जाता है बेहोश करने के लिए, यहां पे क्लोरोफॉर्म चढ़ाया जाता है। पता है सिर्फ बेहोश करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ बेहोश करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं 50-50 हजार रुपया लेते हैं। सिर्फ आके एक इंजेक्शन देके बेहोश कर देंगे, 50,000 रुपये ले लेंगे। बेहोश करने वाला ये कितना मात्रा में हमको केमिकल उसके बॉडी में डालना है, ये बेहोश करने के लिए स्पेशल डॉक्टर होता है। लोग काहे बताते हैं, अगर मेडिसिन कम हो गया, अगर मान लो कि दवा मेडिसिन बेहोश करने की दवा उसने बॉडी में कम डाला, तो बेहोश इधर चीड़ फाड़ चल रहा है, अब बीच में उठ के देखेगा ये क्या कर रहे हो, बीच में उठ के देखेगा ये हमारे साथ क्या हो रहा है ना। अगर मेडिसिन थोड़ा सा ज्यादा पड़ गया तो मालूम चला 4 दिन उठवे नहीं किया, इसीलिए वो बड़ा रिस्की काम होता है। सोचो तो एनास्थेटिक्स के आने से ना ऑपरेशन ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, नहीं तो पहले ना लोगों का डेथ हो जाता था, लोगों का डेथ हो जाता था। सोचिए, तो दवाइयां आने से फायदे तो है हम लोगों को। नेक्स्ट ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स दवा होता है, ड्रग्स मीन्स दवा होता है। मूवी में ड्रग्स सुनते सुनते बच्चा सब सोच समझ लेता है तो ड्रग्स मीन्स कोनो होगा बढ़िया वाला ना, हीरोइन, कोकीन ना, चरस, गांजा, अफीम। सबसे पहले आता है इसमें एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब हो गया ये फीवर है ना, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए यूज होता है। एनाल्जेसिक्स पेन के लिए यूज होता है। ट्रैंक्विलाइजर्स ये स्ट्रेस और मेंटल डिजीज के लिए होता है। कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, वो लोग ट्रैंक्विलाइजर्स खाते हैं, स्ट्रेस फ्री मेडिसिन होता है, इसका यूज ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर 10 टैबलेट से ज्यादा यूज करना है तो फिर लोग हो सकता है कि पागल हो जाएं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। इसलिए जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं बेचे जाते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ट्रैंक्विलाइजर्स मिलते हैं, समझे ना। नेक्स्ट सिप्लाटिन हो गया, ये कैंसर के इलाज में आता है। टैक्सोल हो गया, ये भी कैंसर में चलता है। एजेटी हो गया, एजिडोथाइमाइडाइन होता है जो कि एड्स के इलाज में आता है। आज इतने सारे, एड्स का क्योर नहीं है लेकिन हाँ ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब इसको रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। क्योर इसको खत्म नहीं किया जा सकता किसी के बॉडी से, लेकिन रोका जा सकता है कि और ज्यादा वो हार्म बॉडी में ना करे। तो ये सारी बीमारियां जो हम लोग को होती हैं आज, जो इतनी सारी बीमारियां होती हैं, ये क्या है, सब मेडिसिन हैं। आज मेडिसिन के हेल्प से हम लोग इन सारी बीमारियों को क्योर कर पा रहे हैं, हम लोग सुखी रह पा रहे हैं।
नहीं तो अगर नहीं होता तो सोचो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को हो जाता। हाँ, सोचिए माथे में दर्द है और एकदम बांध के इसको खूब बढ़िया से रस्सी से ना, तौलिया से बांध के और सोए हुए हैं। क्या हुआ है? बड़ा माथे में दर्द है। अरे तो दवाई खाओ। हाँ, बांध के माथा पटाए हुए हो, हाँ? उससे कुछ छोड़ी होगा। चलिए, इन वॉर्स एक्सप्लोजिव्स, बड़े बड़े युद्ध हुए हैं अपने यहाँ, वॉर्स हुए हैं, इन वॉर्स में भी इसका यूज किया गया है, केमिस्ट्री का यूज किया गया है। कैसे? जब डायनामाइट बनता है, डायनामाइट आपको मालूम होगा इसको अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। अल्फ्रेड नोबेल नामक जो साइंटिस्ट है जिनके नाम पे आज नोबेल प्राइज मिलता है, उन्होंने डायनामाइट को बनाया था 1867 में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट को बनाया था, रहने दीजिए, डायनामाइट को बनाया था 1867 में। पता है अल्फ्रेड नोबेल को आज भी डायनामाइट से ढेर सारा पैसा जाता है। डायनामाइट से, डायनामाइट बनाया गया था क्यों? कि बड़े बड़े पहाड़ जो होता है ना, पहाड़, उनको तोड़ के ब्लास्ट करके, डायनामाइट बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला चीज होता है ना, एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव। तो पहाड़ों को ब्लास्ट करके सुरंग बनाए जाएंगे, टनल्स बनाए जाएंगे, और उस टनल से रास्ता निकाला जाएगा। कोई आप लोगों में अगर जम्मू कश्मीर गया होगा ना, वैष्णो देवी गया होगा, तो रास्ते में ढेर सारे टनल्स मिले होंगे ना, लगभग 30 से ज्यादा टनल्स होते हैं जिसमें ट्रेन होते हुए अंदर तक जाती है। तो टनल्स बनाए जाते हैं, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के टनल्स बनाए जाते हैं, कभी कभी ब्लास्ट किए जाते हैं। तो इसके लिए डायनामाइट बना था कि पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, ठीक है ना। आज लोग डायनामाइट का यूज लोगों को तोड़ने में कर रहे हैं। हाँ, सोचिए। तो अल्फ्रेड नोबेल ने जब डायनामाइट बनाया था तो कहा था कि जब तक डायनामाइट बनेगा दुनिया में तब तक उसका रॉयल्टी तो हमको मिलेगा। तो अल्फ्रेड नोबेल के घर को, अल्फ्रेड नोबेल को इसका सारा पैसा जाता है डायनामाइट का। अभी भी अल्फ्रेड नोबेल मर चुके हैं लेकिन इसका पैसा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा कि जो भी पैसा आएगा उस पैसे को किसी को देना नहीं है, उस पैसे से आपको नोबेल प्राइज देना है, नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है आज। नोबेल प्राइज देना है, जो भी अच्छा काम करेगा आप उसको नोबेल प्राइज दो। तो उसके द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक नोबेल प्राइज भी अगर दिया जाता है तो प्राइज, नोबेल प्राइज का मतलब होता है एक अमाउंट होता है, अबाउट 9 करोड़ का रुपया, 9 करोड़ रुपया होता है उसके आसपास में, है ना। तो ये पैसे दिए जाते हैं, पहले कम था अब ज्यादा हो गया है ये। तो पैसे दिए जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो आप, अच्छे काम करते हो उनके लिए होता है। सोचिए, टीएनटी हो गया, ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है, या नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ऐसे लोग ग्लिसरीन का यूज करते हैं मॉइस्चराइजर के रूप में, ग्लिसरीन का यूज करते हैं। लेकिन ग्लिसरीन एक बहुत, ग्लिसरीन वो जो वैसलीन आता है, वैसलीन वो भी एक ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन जो होता है ना, बॉम्ब बनाने के यूज में आता है। ग्लिसरीन बॉम्ब बनाने के काम में आता है। वो ये मत सोचना कि 2-4 को वैसलीन खरीद के बॉम्ब बना देंगे उसके लिए टैंक्स में बॉम्ब चाहिए, टैंक का टैंक चाहिए ग्लिसरीन, तब बनेगा। इसलिए अगर कहीं पर आप देखोगे एक टैंक ग्लिसरीन कहीं जा रहा है, समझ जाओ बॉम्ब बनाएगा सब ना जी। देखिए बॉम्ब बन के तैयार है, 4 मिनट 16 सेकेंड उसके पहले आप लोग भाग जाना, ठीक है ना। चलो, डिफाइन एनेस्थेटिक्स, कहता है एनेस्थेटिक्स को डिफाइन कीजिए कि एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। बायो में खूब ज्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों इसकी। तो एनेस्थेटिक्स का मतलब हो गया द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस इज कॉल्ड एनेस्थेटिक्स। बेहोश करने के काम में ये स्पेशली आता है। सेंसेशन को लॉस कर देगा टेम्पररी, या अवेयरनेस को, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके इस हाथ में कोई ऑपरेशन है, तो क्या करेगा, यहां पर एक एनास्थेटिक दे देगा, 2-3 जगह पे दे देगा, हल्का हल्का मारा जाता है 2-3 जगह पे बस। अब आपके हाथ को काट के आप इधर बतिया रहे हो और आप इधर बिजी हो, हंसी मजाक चल रहा है, अमल में हाथ काट के लेके भाग गया सब हाँ, कभी बीच में देख जा क्या हुआ हाथ हमारा वो तो ले गया सब। तो ये एनेस्थेटिक देने के बाद में यही फायदा होता है, पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। आंख वाला जो एनेस्थेटिक आता है वो एक ड्रॉप रहता है, ड्रॉप, वो आंख में गिराया जाएगा। आंख में कोई ऑपरेशन होता है तो आंख में गिराया जाएगा 2-3 बूंद, और डॉक्टर बोलता है आंख को 2-3 बार बंद कीजिए बस,
2-3 बार बंद किए, ये आंख सुन्न हो गया, डंप हो गया, ये डंप हो गया। अब डंप होने का मतलब हो गया कि अब इसमें कुछ भी काम नहीं करेगा। अब डॉक्टर इसमें इंजेक्शन भी मारेगा ना आंख में, तभी उस आदमी को पता नहीं चलेगा, समझे ना, तभी उस आदमी को पता नहीं चलेगा। सोचिए। हाँ, सो इट इंड्यूसेज एनास्थेसिया, एनास्थेसिया इंड्यूस कर देता है, सेंसेशन को लॉस कर देता है। जैसे केटामाइन ना, हमको ये केटामाइन बहुत ज्यादा याद है क्योंकि केटामाइन हमको चला हुआ है पहले से ये मेडिसिन, केटामाइन। हाँ, तो केटामाइन, प्रोपोफॉल और लिडोकेन, लिडोकेन तो बहुत ज्यादा फेमस मेडिसिन है अपने यहाँ का, ये और ये दोनों फेमस मेडिसिन है ना, इन दोनों को यूज किया जाता है। जब बहुत ज्यादा किसी को पेन होता है ना, तब भी इसको यूज किया जा सकता है एनफ पेन में। जैसे किसी की किडनी में स्टोन हो जाए तो बहुत हाई पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक ना। किसी को चेस्ट के आसपास में, इधर के आसपास में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाए तब भी बहुत ज्यादा पेन होता है इस सब केस में। माइग्रेन हो जाए किसी को, ज्यादा यूज नहीं कर सकते नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, आज देखो ना लोगों को, आज लोग कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में आपको मालूम होगा कैफीन होता है। कैफीन होता है। कैफीन में, कैफीन में एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि माइग्रेन क्रिएट कर सकता है, आपके दिमागी संतुलन बिगाड़ सकता है, दिमाग में आप लोग का जो है ना दर्द पैदा कर सकता है, ब्रेन में दर्द पैदा कर सकता है। ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी कोई छोड़ता है इसको? कोई नहीं। हम जानते हैं इससे हमको लॉस है, लेकिन हम इसको छोड़ नहीं सकते। काहे? कि पीने में गला जलता है, बड़ा मजा आता है। सोचिए, अगर गला नहीं जलता तो आप अगर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक स्वाद के लिए आप पी रहे हो, मतलब कोल्ड ड्रिंक अगर आपको फायदे के लिए कोई पी रहे हो, तो कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोल के 10 मिनट छोड़ दो, जब सारा गैस उसमें का निकल जाएगा तब थोड़ा पियो। नहीं, एकदम चिल्ड पीते हो, चिल्ड। कहीं गला जितना ही ज्यादा जलता है उतना ही मजा आता है ना। आप बस एक छोटे टेम्पररी सुख के लिए आप अपने पेट को कितना दुख देते हो, ये सोचो। पीते हम भी हैं। अब ऐसा थोड़ी एक जन पंडित प्रवचन देता है वो पंडित कांड नहीं करता है, लेकिन आपको सिखाना हमारा धर्म है, ठीक ना। जैसे चॉकलेट, चॉकलेट में मालूम होगा कोकोआ होता है, कोकोआ। जो डेयरी मिल्क आप लोग नॉर्मल चॉकलेट्स खाते हो, जो नॉर्मल जितने भी चॉकलेट्स होते हैं मैक्सिमम में कोकोआ होता है। कोकोआ इतना हार्मफुल होता है, कैफीन जैसा हार्मफुल होता है कोकोआ, एकदम लिखा रहता है, देखना जैसे कोल्ड ड्रिंक में लिख देता है कंटेन्स कैफीन, पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो, बाद में हमको दोष मत देना। वैसे ही चॉकलेट के ऊपर डायरेक्टली लिखता है कंटेन्स कोकोआ, कंटेन्स कोकोआ, एकदम रेड मार्क में डाल के लिखता है। खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, बाद में हमारे ऊपर केस मत करना कि जहर डाल के हमको दे दिए थे, ठीक ना। ये बहुत ज्यादा जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है। चलिए, अब आता है यहां पर टॉपिक इसका सिंबल का। क्लियर? तो हम लोग ये टॉपिक कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू टुमारो।